अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पिछले क्लास में हम डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स बढ़ाए थे, उसमें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का लास्ट बतलाए थे। उसका टेट्रानुक्लिएटेड सिस्ट जो है वह इन्फेक्टिव स्टेज है, जिसका न्यू ह्यूमंस में इनकमिंग किसके द्वारा होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल। कंटामिनेटेड समझते हो? इस फूड में, वाटर में, वेजिटेबल्स में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का क्या होगा? सिस्ट होंगे। अब नेक्स्ट डिजीज में आपको पढ़ना है डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथिस। डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथिस। क्या टिप दिया हुआ है? एक है एस्केरियासिस और दूसरा है फाइलियरिसिस। तो फर्स्ट हम आपको एस्केरियासिस समझा दें। एस्केरियासिस किसके कारण होता है? एस्केरिस के कारण। अब ये तो 11th में सब पढ़ाए हैं। किस फाइलम का एनिमल है? एस्कहेलमिंथिस का। फाइलम एस्कहेलमिंथिस, राइट। ये सब बतला चुके हैं कि यह एस्कहेलमिंथिस भी का जो एग्जाम्पल एस्केरिस हैं, यह क्या है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनो कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। समझे? कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अब एस्केरिस जो है ये कैसा एनिमल्स हैं? मेल बड़ी होती हैं। टेल कर्व रहता, राइट। ये कहाँ रह रही हैं? ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जब मेटिंग करता है तो फीमेल्स जो हैं मेटिंग के उपरांत एक को प्रोड्यूस करती हैं, राइट। ये पूरा वही लाइफ साइकिल बतला रहे हैं। तो एडल्ट फीमेल जो हैं पर डे करीब 2 से 2.5 लाख एक को प्रोड्यूस करती हैं ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। फीमेल
फीमेल एस्केरिस produces about 2.3 ह्यूमन के लाख एक को प्रोड्यूस करते। एग ऑफ एस्केरिस। देखो इसका जो एक ये 3 लेयर से घिरी रहती है। आउटर लेयर जो है अल्बुमिनस प्रोटीन लेयर है, आउटर अल्ब्यूमिनस प्रोटीन लेयर, मिडिल काइटिनस लेयर। इसके कारण जो है यह जायगोट हाईली रेसिस्टेंट रहता, राइट। तो ये एस्केरिस 3 से 4 लाख एक प्रोड्यूस्ड की, एक क्या है हाईली रेसिस्टेंट होता है, राइट। और यह एक ह्यूमन के फीकल मटेरियल के द्वारा क्या होगा बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। यहां लिख दें डिस्चार्जेज आउटसाइड थ्रू फीकल मटेरियल। और फीकल मटेरियल के साथ ये क्या हुआ डिस्चार्ज हो गया। यही डिस्चार्ज होके कि ये मान लो फीकल मटेरियल के साथ बाहर आ गया। अब यह जो एग है, अब एग यहीं से इसलिए स्ट्रक्चर समझा दिया, अब एक सीधे लिख भी देंगे। एक कहाँ फीकल मटेरियल के साथ जमीन
लार्वा का नाम रैबिड। के बाद फर्स्ट मॉल्टिंग होता है। फर्स्ट मॉल्टिंग, ये मॉल्टिंग और आपको पहले समझा चुके हैं, जिसके कारण अब ये किस में बदल जाएगा? सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल लार्वा, राइट। और यही तो ये क्या हुआ? इनफेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन, यानी फर्स्ट स्टेज लार्वा पोटेंट हो जाता है। और अब चूंकि ये कहां पर है? जमीन पर। अगर कंटामिनेटेड वाटर मिल गया या फूड है या वेजिटेबल के साथ ये आ गया, और वैसे कंटामिनेटेड फूड हो, वाटर हो, वेजिटेबल्स हो, राइट, इसको अगर ह्यूमन इंजेस्ट करेगा तो यह जुवेनाइल लार्वा क्या होगा? ह्यूमंस के बॉडी में इन्फेक्ट कर जाएगा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन, थ्रू लिख दें, यहीं पर कर रहे हैं। कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड वेजिटेबल, जैसे आपको अभी एंटामीबा में भी बतलाए थे। अब ये देखो कि जो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल लार्वा है, राइट, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। तो नया ह्यूमन जब कंटामिनेटेड फूड, वाटर और वेजिटेबल के द्वारा इसको लेगा तो यह कहाँ आ जाएगा? बोलो, स्टोमक ऑफ न्यू होस्ट, यानी कहाँ आ गया? बोलिए, नया ह्यूमन के बॉडी में। और स्टोमक से होता हुआ ये कहाँ आ जाएगा? बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ चला आता है? लीवर में। तो इतना लीवर तक आने में इसको कितना समय लग जाता है? 3 days, राइट। ठीक है। आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में कैसे आएगा? तुम ही लोग कोई बतलाओ। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यहां लिख भी दें, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अब लीवर से ये कहां चला आएगा? लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में आने में भी इसको कितना दिन लगा? 3 दिन, यानी 6 दिन में ये मनुष्य के कहां आ गया? बोलो, लंग्स में, राइट। और लंग्स में आने के बाद इसमें सेकेंड मॉल्टिंग होगा।
सेकेंड मोल्टिंग जब ये लंग्स में आ जाएगा तो छठा दिन इसमें सेकेंड मोल्टिंग होगा। तुम ही बतला, तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल लार्वा किस स्टेज में बदल जाएगा? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या? जुवेनाइल लार्वा। लेकिन बोलो ये है कहां? लंग्स में भी है, लंग्स में ही है। अब फिर देखो, थर्ड स्टेज जुवेनाइल लार्वा में फिर थर्ड मोल्टिंग होगा। थर्ड मोल्टिंग, तो बोलिए क्या हो जाएगा ये? फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लार्वा में बदल जाएगा। कोई डाउट? तो इस तरह से आप ये जाने कि ह्यूमन के बॉडी के बाहर इस एग में फर्स्ट मोल्टिंग होता है, और जब लंग्स में आता है इसमें 2 बार मोल्टिंग होता है। कौन कौन? ठीक है, सेकेंड मोल्टिंग और थर्ड मोल्टिंग इसमें होता है। अब देखो, यह फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लार्वा जो है, अब ये लंग्स से बाहर निकल आता है, कम्स आउट ऑफ लंग्स। या ऐसे बतलावे कि ये जो फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लार्वा है, अब लंग्स से, लंग्स के ऊपर क्या है? ट्रैकिया। लंग्स से कहाँ चला आता है? ट्रैकिया में। तो लिख दें, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लार्वा कम्स इनटू ट्रैकिया फ्रॉम lungs, राइट? अब ट्रैकिया से ऊपर आएगा तो बोलो कहां आ जाएगा? लैरिंग्स में। तो नेक्स्ट ट्रैकिया से बोलो कहां आ गया? लैरिंग्स में, राइट? लैरिंग्स के बाद फिर ये वापस देखो, यही लैरिंग्स में दोनों चैम्बर है, फूड चैम्बर और एयर चैम्बर। अब लैरिंग्स से होता हुआ ये लार्वा कहाँ चला आता? ओसोफेगस में। ओसोफेगस से कहाँ चलाएगा बोलो? स्टमक में। स्टमक से कहाँ चलाएगा बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब अब लार्वा में फोर्थ मोल्टिंग होता। लिख दें, इन स्मॉल इंटेस्टाइन फोर्थ मोल्टिंग occurs in larva, in larva। और करीब 8 से 10 सप्ताह में, 10 वीक्स, ये एडल्ट मेल और फीमेल एंड मेल, जो मेल वाला होगा मेल में, जो फीमेल वाला है वो फीमेल का रूप ले लेंगे। और एडल्ट मेल फीमेल जो है वह मेटिंग करेगा, जिससे फीमेल से फिर क्या होंगे? कितना लाख एक पर डे रिप्रोड्यूस होता? 2 से 2.5 लाख। तो बोलो अब तो एस्केरिस का लाइफ साइकिल समझ गए होंगे। एस्केरिस कहाँ रहता है? काफी अधिक संख्या में कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके फीमेल से क्या है?
2-2.5 लाख एग रिलीज होती हैं। यह फीकल मटेरियल से, ह्यूमन के फीकल मटेरियल से बाहर आ गया। इसमें फर्स्ट लार्वा का नाम क्या, रेप्टिटी फॉर्म लार्वा में बदल गया। इसमें फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ, जिससे सेकेंड स्टेज जुवेनाइल लार्वा हुआ। अल्टीमेटली ये लंग्स में आया, जिसमें सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग हुआ, और ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लार्वा में बदल गया। यह फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लार्वा अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जिससे फोर्थ मॉल्टिंग हुआ, और 8 से 10 सप्ताह में ये एडल्ट में बदल गया। फिर मेल और फीमेल कॉपलेट करता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। बोलो समझे इसको। तो इस एस्केरिस के कारण हम लोग के बॉडी में जो डिजीज होती हैं उसको क्या कहते हैं, एस्केरियसिस। वो बतलाने से पहले एक यहीं पर आपको समझा दें कि ये जो लार्वा जो लंग्स में रहती हैं, कौन थर्ड और फोर्थ स्टेज की ये जो लार्वा जो है, यह लार्वा कभी कभी लंग्स में इन्फेक्शन कर देती हैं, और इसके कारण भी निमोनिया होता है, जैसा बीमारी होता है, जिसको लॉफनर्स डिजीज कहते हैं। यहीं नोट करके लिख दें, दिस लार्वा, यानी ये जो लंग्स में रहने वाली लार्वा है, नोट दिस लार्वा sometimes infected the lungs and causes Lopner syndrome। ये बीमारी कैसा है, सिमिलर टू निमोनिया, राइट। ये अलग से, ये ऑब्जेक्टिव्स के कुछ बुक्स में आपको ये लॉफनर सिंड्रोम मिल जाएगा। तो एस्केरियासिस डिजीज का सिम्टम क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट इंटरनल ब्लीडिंग, दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो ब्लड में, सॉरी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएंगे, जिस बीमारी को क्या कहिएगा, एनीमिया हो जाएगा। तीसरा, इतना ज़्यादा यह स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, इसके कारण मस्कुलर पेन होंगे, मस्कुलर पेन, राइट। क्या बोले, मस्कुलर पेन, और इतना ज्यादा संख्या में ये इंटेस्टाइन में रहता है, इतना ज्यादा
इंटेस्टाइन में रहता है कि इंटेस्टिनल पैसेज में क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, इंटेस्टिनल पैसेज, समझे इसको। तो ये एस्केरिस का डिजीज का जो सिम्टम्स हैं, और ये सब एनसीईआरटी का है, वही बतला दिए हैं, राइट। अब नेक्स्ट दूसरा डिजीज आपको पढ़ना है, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस या इसी को क्या कहते हो, एलिफेंटियसिस, राइट। ये जिसके कारण होता है उसका नाम क्या है, वोचेरेरिया रेरिया बैंक्रॉफ्टी, राइट। ये भी किस फाइलम से रिलेटेड है, आस्क हेलमिंथिस। अब देखो, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एस्केलमेंथिस से रिलेटेड है, ये भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग होंगे, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होंगी, राइट। तो यहाँ पर देखो कि यह जो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, एस्केरिस तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, लेकिन ये क्या होता है, डायजेनेटिक पैरासाइट। ये क्या है, डायजेनेटिक पैरासाइट। फिर देखो, ये दो होस्ट हो गया, इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स, राइट। ये तुम जान ही रहे होगे कि यह ह्यूमंस के बॉडी में बहुत दिन तक रहने वाला पैथोजेंस है, जो स्लोली डिजीज कॉज करता है। ये ज़्यादातर कहाँ रहता है, लिम्फ नोड्स में। तो लिम्फ नोड में, तो ह्यूमन के कहाँ रहा, लिम्फ नोड में, और ज़्यादातर कहाँ रहता है, इट इज फाउंड इन द फीमेल एनोफ्लिज। तो यह फीमेल एनोफ्लिज के लिम्फ नोड में पाया जाता है, राइट। हो गया। तो ये समझा रहे थे कि यह प्राइमरी होस्ट जो ह्यूमंस हैं, ये तो नेचुरली जान रहे होगे ऑब्वियसली आप लोग कि इसके कारण जो हाइंड लिम्स में काफ़ी सूजन हो जाता है, जो वो एलिफेंट के लेग जैसा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियसिस कहते हैं। तो यह काफी दिनों तक इस ऑर्गन में रहता है और धीरे धीरे क्रोनिक इन्फ्लामेशन को ये कॉज करता है, राइट। तो एनसीईआरटी में ही है, क्या लिख कर दें, इट कॉजेज स्लोली chronic inflammation, causes slowly chronic inflammation
inflammation in the organs, especially hind limbs, where it lives several years, where it lives several years in its lymphatic vessels, in its lymphatic vessels and causes filariasis and filariasis or elephantiasis, राइट। तो यह ह्यूमन में कहाँ रहता है बोलो? खास करके हाइंड लिम्स में। हाइंड लिम्स में भी कहाँ? लिम्फेटिक वेसल्स में, जहाँ ये बहुत दिनों तक रहता है, जिसके कारण लिम्फ का फ्लो क्या है? रुक जाएगा, लिम्फ एक्यूमुलेट होता जाता है और पाँव का जो है वो बड़ी होती जाती हैं, इनलार्ज होता जाता है और एलिफेंट के फुट जैसा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं। वही लिखा है, इट कॉजेज स्लोली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन द ऑर्गन्स especially hind limbs where it lives several years in its lymphatic vessels and causes filariasis and elephantiasis। कभी कभी ये जेनाइटल ऑर्गन्स में भी रिसाइड कर जाता है, स्क्रोटम्स रीजन्स में। तो लिखना sometimes it may infect genital organ and may cause gross deformities, काफी अधिक उसे डैमेज कर देती हैं। स्क्रोटम काफी बढ़ जाता है, जिसको जनरली लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोसिल इनलार्ज हो गया। ये लिखा है समटाइम्स इट मे इन्फेक्ट जेनाइटल ऑर्गन एंड मे कॉज ग्रॉस डिफॉर्मिटी, राइट। इस तरह से बुचेरेरिया का प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस है, जिसमें ये एलिफेंटिएसिस डिजीज शो करता है। अब सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है? क्यूलेक्स। अब इसी को आपको बतलावा, इसके लाइफ साइकिल को भी समझा दें, इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। ह्यूमन के जो ये लिम्फेटिक वेसल्स में रहती हैं, तो जो फीमेल्स हैं वह एक प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक और कैरेक्टर्स है जो आपको बतला दें। इसकी जो फीमेल्स होती हैं डायरेक्ट लार्वा प्रोड्यूस करती है, यानी यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए फीमेल बुचेरेरिया को ओविपेरस नहीं कह करके विविपेरस या यू कैन से ओवोविविपेरस कई बार समझाए थे। ओवोविविपेरस का अर्थ ही नहीं कि एक और यंग वंस दोनों प्रोड्यूस करता है। ओवोविविपेरस का ये अर्थ क्या हुआ कि ये यंग वंस को प्रोड्यूस करता। तो लिखना फीमेल वोचेरेरिया क्या है? ओवोविविपेरस या कह सकते हो विविपेरस ही, राइट। तो क्या देखे, ये डायरेक्ट क्या है? लार्वा को प्रोड्यूस करती है।
माइक्रो, और इस लार्वा का नाम क्या है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, राइट। यह माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो है डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी को शो करता है। ये इसका कैरेक्टर्स है, डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी, यानी जब दिन रहता है तो ये इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और रात जब आता है तो सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन में चला आता है। इसीलिए रात को जब फीमेल क्यूलेक्स काटेंगे तो माइक्रोफाइलेरिया उसके स्टोमक में चली आएंगे। यानी माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, फिर बोलो, किसका इन्फेक्टिव स्टेज हो गया? इन्फेक्टिव स्टेज टू द फीमेल एनोफिलीज, लिखना, इन्फेक्टिव स्टेज टू फीमेल एनोफिलीज, राइट। तो जब ये काटेगी फीमेल एनोफिलीज तो माइक्रोफाइलेरिया ह्यूमन के ब्लड से किस में चली आएंगे? फीमेल एनोफिलीज में, राइट। तो अब फीमेल एनोफिलीज में जब ये आएगी तो उसके बक्कल कैविटी से कहां चली आएंगी? बोलिए, कम्स इनटू स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज, सॉरी, फीमेल क्यूलेक्स। कोई डाउट? अब देखो, फीमेल क्यूलेक्स से यह लार्वा माइक्रोफाइलेरिया उसके थोरेसिक मसल्स या विंग मसल्स में चली आती हैं। लिख दें, लार्वा कम्स इनटू थोरेसिक और थोरेसिक या थोरेसिक मसल और विंग मसल्स, थोरेसिक मसल और विंग मसल्स। यहां पर आकर के माइक्रोफाइलेरिया में 2 बार मॉल्टिंग होता है और वह थर्ड स्टेज लार्वा में बदल जाती हैं। किस में बदल जाएंगे? थर्ड स्टेज लार्वा। इट undergoes 2 molting and changes into third stage माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। अब यही आपको समझाए, यह जो थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा हुआ जो फीमेल एनोक्यूलेक्स के थोरेसिक या विंग मसल्स में बना, अब यहां से वो कहां चली आएंगे? फीमेल क्यूलेक्स के सेलेब्री ग्लैंड में। थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया comes into salivary gland of female क्यूलेक्स, राइट। यानी ऐसा फीमेल क्यूलेक्स को अब क्या कहोगे? बोलो, इन्फेक्टेड, राइट। यानी थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो गया? ह्यूमन के लिए। बना किस में? फीमेल क्यूलेक्स में। तो जब ऐसी फीमेल क्यूलेक्स किसी मनुष्य को काटेगी तो वह थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा उसके स्किन में आ जाती हैं और स्किन को बोर करते हुए लिम्फ वेसल्स में आकर के एडल्ट
मेल या फीमेल में बदल जाती हैं, जो मेटिंग करके, ठीक है, पुनः माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को प्रोड्यूस करती हैं। राइट, यही चीज समझा है। ये हो गया इन्फेक्टेड, यहां लिख दें माइक्रोफाइलेरिया। कौन, यही याद रखिएगा, थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया इज इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन। तो काटेगी तो ह्यूमन के क्या होगा, स्किन में आ जाएगी, स्किन से माइक्रोफाइलेरिया लिम्फ वेसल्स में पहुंच जाएगी, और लिम्फ वेसल्स में ये एडल्ट में आने के बाद एडल्ट में चेंज कर जाएगी, और फिर जो फीमेल्स हैं वो माइक्रोफाइलेरिया को प्रोड्यूस करेगी। यह माइक्रोफाइलेरिया जब सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तो फीमेल एनफ्लूएंजा उसको टेक करेगा। तो माइक्रोफाइलेरिया जो फर्स्ट स्टेज है, यहां लिख दें फर्स्ट स्टेज, इट इज इन्फेक्टिव टू द फीमेल एनोफ्लिज, और थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया इन्फेक्टिव स्टेज टू द फीमेल एनोफ्लिज बोला गया था। देखो अभी यहाँ लिख भी दिए हैं फीमेल एनोफ्लिज, चूंकि मलेरिया ये पढ़ाए हैं मलेरिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग भी कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, फीमेल क्यूलैक्स। राइट, तो फर्स्ट स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या हुआ, इन्फेक्टिव स्टेज टू द फीमेल क्यूलैक्स, और थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज टू द ह्यूमन। राइट, कहीं पर अगर क्यूलैक्स के बदला में एनोफिलीज इसमें लिखा गया हो तो आप उसको काट दीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी मलेरिया पढ़ाए थे उसमें फीमेल एनोफिलीज बोल रहे थे, वही कारण है कि गलती से क्यूलैक्स के स्थान पर भी एनोफिलीज लिखा गया। इस तरह से डिजीज कॉज्ड बाय हेलमेंथिस पढ़ा दिए। अब इसी में पढ़ाना है डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई, फंजाई के कारण जो डिजीज है उसको रिंग वर्म कहा जाता है। रिंग वर्म, अब रिंग वर्म क्यों कहते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि यह वर्म के कारण होता है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि यह फंजाई के कारण है, इसीलिए नाम तो रह गया रिंग वर्म। अब रिंग वर्म समझ गए होंगे, जिसको दिनाई कहते हैं, काफी इचिंग होता है, वाटरी फ्लूइड्स उससे डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये रिंग वर्म जिस फंजाई से रिलेटेड है उसका नाम है
माइक्रो एस्पोरम या ईपी डर्मोफाइटोन या ट्राइकोफाइटोन। माइक्रोएस्पोरम, इपीडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन्स। हो गया? तो ये बतला रहे थे कि रिंग वर्म कॉज्ड बाय दिस 3 ग्रुप्स या जेनरा। ये फंजाई की 3 जेनरा है, कौन कौन? माइक्रोएस्पोरम, इपीडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, जिससे रिंग वर्म होता है। ये है क्या? ड्राई स्केली लेजियंस, right, with intense itching, right, दिनाई समझ ही रहे होगे। और हीट और मॉइस्चर अगर ज्यादा रहेगा तो ये हेल्प इन द ग्रो ऑफ दिस फंजाई। तो सिम्टम समझ गए? ड्राई स्केली लेजियंस विथ इंटेंस इचिंग। और ये भी कहाँ पर? इन स्किन रीजन्स में, नेल रीजन्स में, स्काल्प रीजन्स में, राइट। नेक्स्ट, इसके ग्रो में हीट एंड मॉइस्चर help in the growing of the fungi, right? इसका इन्फेक्शन किसके द्वारा हो सकता है? फ्रॉम सॉइल, infected from soil, या क्लोएज ऑफ द अफेक्टेड ह्यूमंस। क्लोएज यानी कपड़ा ऑफ अफेक्टेड ह्यूमन, even its comb, right? अब एनसीईआरटी में इतने ही छोड़ दिया है लिख के, लेकिन जो अभी बतलाए स्किन में ये सब में जो डिजीज है उसका एक अलग अलग नाम है, राइट, जो एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम मेंशन कर देते हैं। जैसे देखो टीनिया पेडिस, जिसको कहते हैं, जिस डिजीज को एथलेट्स फुट, ये दोनों टॉ के बीच में, उंगली के बीच में जो रिंगवर्म हो जाती हैं वो किसके कारण होती हैं? टीनिया
डिश, राइट। नेक्स्ट टीनिया, ये तो पूछा जाता भी है, क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। टीनिया बारबी, टीनिया बारबी, ये जो फेस के बियर्ड रीजन्स हैं वहां पर ऐसा रिंगवर्म हो जाता है, तो लिख दें बियर्ड रीजन ऑफ फेस, राइट। तीसरा टीनिया क्रूइज, टीनिया क्रूइज, CRUIS, टीनिया क्रूइज, ये ग्रॉइन रीजन्स में जो रिंगवर्म होते हैं, ग्रॉइन, राइट, जिसका किसके कारण, टीनिया क्रूइज। इस तरह से ये तीनों भी हम आपको मेंशन करा दिए। अब इस डिजीज में कुछ चीज समझना है, जैसे अभी कोरोना काल कह सकते हो, हमेशा रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी रखिए और सेफ फ्रॉम कोरोना। उसी तरह से देखो किसी भी डिजीज के लिए से बचने के लिए सबसे बेटर है कि डिजीज हो नहीं, उससे पहले का प्रोटेक्शन हो, राइट। डिजीज हो जाए तब बचना अलग चीज है, डिजीज हो ही नहीं उससे पहले का जो उपाय होता है प्रोफाइलैक्सिस, इसी को समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए क्या है, हाइजीन। हाइजीन समझ रहे हो, पब्लिक हाइजीन या पर्सनल हाइजीन। अभी तुम कई डिजीज देखे जो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल के कारण होती हैं। तो पर्सनल हाइजीन में भी हम लोग को पूरी तरह नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। नहीं तो देखो सॉइल से अभी इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, वर्म डिजीज हो सकती है, रिंग वर्म हो जाएंगे, राइट। दूसरा, फ्रेश वाटर, वेजिटेबल्स, फूड, वाटर का यूज नहीं करते हैं, तो आप ये भी जाने कि एस्केरिस से जो एग हैं वो फीकल मटेरियल से डिस्चार्ज होता है ह्यूमन, अफेक्टेड ह्यूमन से, और कंटामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल के द्वारा दूसरे में चला जाता है, राइट। या अमीबिक डिसेंट्री, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का टेट्रानुक्लिएटेड सिस्ट भी जो है वह भी फूड, वाटर, वेजिटेबल को कंटामिनेट करता है। इवन टाइफाइड जो बैक्टीरिया से है वो भी पढ़ा होंगे, इसका ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल रूट से। इस तरह से ये सब चीज से बचने के लिए नाखून ये सब को हमेशा कटिंग डेली ये सब यूज होनी, ये करनी चाहिए, जिससे कि उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म पैथोजेंस की बॉडी में हमारा नहीं हो। अब पब्लिक हाइजीन्स में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, वैसे रिसोर्स को जो वेस्ट मटेरियल से भरा पड़ा है उसको पूरी तरह से डिस्पोजल होनी चाहिए। जो आजकल सुन रहे हो गंगा प्लानिंग योजना, जो सीवेज है वो ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए, तो हो तो नहीं पा रहा। तो ये एक चीज बतला है, तो वो प्रॉपर पब्लिक हाइजीन्स में ये है। अब ये भी तुम अभी जस्ट देखे कि यह जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है या एस्केरिस का इन्फेक्टिव स्टेज है, ये टाइफाइड का है, इसका भी तो वाटर के द्वारा ही कंटामिनेशन होता है, ये ट्रांसमिशन होता है, इस पर बचा होनी चाहिए। अब ये भी देखे जैसे कोल्ड है, राइनाइटिस, वो किसके कारण होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण,
राइट, या निमोनिया बतलाए थे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण या एरोसोल के कारण, राइट। तो ये सब से बचने के लिए क्या है, हमेशा एक दूसरे से दूर रहनी चाहिए, राइट। जैसे अभी कोरोना में भी सुन रहे होंगे, ठीक है, कि हमेशा दूरी पर रखिए। तो जो डिजीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हो रहा है उससे बचने के लिए निश्चित रूप से क्या है कि क्लोजली कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, राइट। तो ये भी समझना है कि अगर निमोनिया से बचना हो, इन्फ्लुएंजा से बचना हो, राइनाइटिस से बचना हो, कोरोना से बचना हो, तो कीप डिस्टेंस विथ ईच अदर, राइट। नेक्स्ट, बहुत सा डिजीज अभी आप पढ़े जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, राइट। अब मॉस्किटो बॉर्न डिजीज चाहे मलेरिया हो चाहे फलेरिया हो, अब अभी आपको बोल रहे थे मॉस्क्यू, ये एनसीईआरटी में देखो मलेरिया फलेरिया तो दिया, और हम बोले थे कि देखो डेंगू वायरस ये भी पढ़ना है या चिकनगुनिया ये भी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल राइनाइटिस मेंशन किया हुआ है, लेकिन लास्ट में इराडिकेशन प्रोग्राम्स में लिखता है कि एयरबॉर्न, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज में नाम दे दिया है चिकनगुनिया का भी, डेंगू का भी, अब तो मेंशन कर दिया है। आप लोग को पढ़ना भी चाहिए, हमको लगता है चिकनगुनिया डेंगू पहले भी समझाएं, आप लोग भी जानते हो किसके ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, दिस इज द क्या कहते हो एडिस के कारण, और डेंगू का जो वायरस है उसको क्या कहते हो फ्लेवी वायरस, राइट। तो ये सब तो मॉस्किटो से भी बचना चाहिए। तो मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग प्लेस है, जो पानी है जहां पर मॉस्किटो ज्यादा रहता है, उसको खत्म करना चाहिए। या बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक फिश का नाम आता है गैम्बूसिया, गैम्बूसिया, ये मछली का अगर यूज उस पॉन्ड में कर दीजिएगा तो वहां पर की जो मॉस्किटो है उसका ये उसको खात्मा कर देगी। तो गैम्बूसिया यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉस्किटो। दूसरा, विंडो को भी वायर के द्वारा नेटिंग करना चाहिए जिससे क्या हो मॉस्किटो का एंट्रेंस रूम के अंदर नहीं हो, राइट। इसी तरह से हेल्थ प्रोटेक्शंस के लिए वैक्सीन्स का भी फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो वहां तो हम बोले थे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये बतलाए थे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन देखो ना, पढ़ना इराडिकेशन प्रोग्राम्स में लिखा है कि वैक्सीन के द्वारा स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया। तो आप स्मॉल पॉक्स कहिएगा उसमें तो नहीं दिया हुआ, लेकिन नाम तो मेंशन कर रहा। इसका अर्थ क्या है, कोई समझता है कि आप स्मॉल पॉक्स क्या है उसके विषय में जानते हो। हम पहले भी आपको बतलाए स्मॉल पॉक्स ही क्या है, बड़ी माता है जो वेरियोला डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कारण होती हैं। चिकन पॉक्स जो है जिसको छोटी माता कहते हैं, जो वेरिसिला जोस्टर वायरस के कारण होता है, वो भी डीएनए वायरस है, राइट। और बच्चों में जो मीजल्स है वह किसके कारण होता है, रूबियोला वायरस के कारण, राइट। इस तरह से वैक्सीन प्रोग्राम्स के द्वारा भी डिजीज को इरेडिकेट किया गया। अब देखिए पोलियो नहीं है लेकिन पोलियो मेंशन किया गया है, पोलियो का वैक्सीन आए दिन मिलता रहता है, जिसके कारण लगभग इंडिया में भी अब पोलियो का इरेडिकेशन हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कुछ डिजीज जो हम नाम लिए हैं, फिर आपको बोलेंगे कि डिजीज को अलग से कुछ न कुछ अभिनय की पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे बैठे हुए हैं, कभी पोलियो का चर्चा हुआ तो निकाल के देखेगा आखिर पोलियो क्या है। पोलियो
में कहाँ इन्फेक्शन होता है। जैसे बोलने के क्रम में ही हम बतलाए कि पोलियो वायरस जो है पहले इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन से, इसीलिए जिसको पोलियो हो जाएगा उसका फीकल डिस्चार्ज से फिर क्या हुआ, उस पोलियो वायरस का इन्फेक्शन दूसरे में होगा। और इंटेस्टाइन से आकर ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालता है, और जिसके कारण मोटर मसल जो है हमारा, ठीक है, मोटर रिसेप्टर ऑर्गन्स, मोटर रिसेप्टर क्या हो गया, मसल्स, वो अफेक्टेड हो जाते हैं और उस तरह से उस अंग में क्या है, पैरालाइज्ड हो जाता है। राइट। तो नहीं भी पढ़ा करके हम आपको ये सब का एक ब्रीफ समझा दिए। इस तरह से ये जो डिजीज था इधर चैप्टर वो कंप्लीट करा दिए। कल जो क्लास लेंगे हम उसमें एक डिजीज कॉज्ड बाय वायरस में एड्स बच गया है वो पढ़ना है, उसके बाद कैंसर बतला देना है, और हम कोशिश करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज का जो आगे का जो पार्ट है जिसमें आपको ड्रग्स, टोबैको ये सब है वो पहले पढ़ा दें, और तब बाद में इम्यून सिस्टम जो है वो पढ़ाएंगे। राइट। तो कल ये सब चीज़ हम आपको बेसिकली समझाएंगे। राइट। ओके।